तो वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम है भूपेंद्र और आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। इससे पहले हम ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं वो पहले वाले का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको एब्रप्टली लगे, हो सकता है कि अचानक से क्यों आ गए या मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये वो शब्द एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये क्यों हो गया, इसे समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखिए, ये आप ऐसे समझिए ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, तो ऋग वैदिक पीरियड में जो भी हुआ उसके आगे का कंटिन्यूएशन हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, यानी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक में ये पूरा प्रकरण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो हम एविडेंस मानते हैं वो हमारी लिटरेचर डेवलप हुई थी इस टाइम पे। कह सकते हो जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, ये जो डेवलपमेंट था या फिलोसफिकल जो डेवलपमेंट था वो इसी टाइम पीरियड का है। ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत कुछ खास हमको देखने को नहीं मिला था फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में हमें चीजें काफी ठीक ठीक मिल जाती हैं। तो एक ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण। इसमें कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ चीजें लिखी गई हैं जिनके अनुसार ये बताया जाता है कि जो आर्यंस का सेटलमेंट था वो इंडस वैली की सिविलाइजेशन की तरफ था ऋग्वैदिक पीरियड में, जो लास्ट क्लास में बात की थी। लेटर ऑन ये धीरे धीरे मूव करना शुरू करते हैं गंगेटिक प्लेन की तरफ, और साथ साथ ही मूव करना शुरू करते हैं वैद्या की तरफ या विदेह की तरफ। अब ये जो मूवमेंट है ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे जो अर्ली मूवमेंट था ये इस रीजन में रहता है, सप्त सिंधु रीजन जिसे बोला जाता है। यहाँ पर इनका पूरा मूवमेंट रहता है आर्यंस का ऋग वैदिक पीरियड में। लेटर ऑन ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं। अब डेवलप क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि इनके पास आयरन की खोज हो चुकी थी, इनके पास आयरन की व्यवस्था थी। तो इन्होंने क्या किया था, जो फॉरेस्ट है, डीप फॉरेस्ट है, उन्हें धीरे धीरे कट डाउन करना शुरू करते हैं और ये मूव करते हैं गंगा और यमुना दोआब की तरफ। यहाँ तक ये मूव करते हैं और हम ये देखते हैं कि इनमें जो बड़ा पावरफुल ट्राइब था, दैट इज क्रू ट्राइब। ठीक है, अब क्रू कैसे बना है ये देखने के लिए, आपको समझने के लिए लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। क्रू ट्राइब पहले स्टेब्लिश होता है इस एरिया में। ठीक है, इस क्योंकि यहाँ पे कुरु रह रहे थे इसलिए इसे बोला जाता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है कुरुक्षेत्र, कुरु का रहने का जगह। तो आपने अगर महाभारत सुनी हो तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लड़ाई हुई थी। लेटर ऑन फिर ये मूव करते हैं दिल्ली की तरफ, इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी बनती है। लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें कि 1000 बीसी के आसपास, महाभारत का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो कुछ 950 मानते हैं, 950 बीसी के आसपास ये हुआ होगा। कुछ 1000 बीसी के आसपास मानते हैं, कुछ 900 में, यानी जो ओवरऑल आइडिया है वो 900 से लेकर 1000 बीसी के आसपास देखने को मिलता है। अब ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई, जो महाभारत की लड़ाई है, ये कुरुक्षेत्र में हुई थी, ये इस रीजन में। ठीक है, 700 बीसी के आसपास और 600 बीसी के आसपास क्या हुआ, जो क्रू ट्राइब था ये धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है। कुरुक्षेत्र को छोड़ देते हैं ये और ये मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड द ईस्ट, और ये सेटल होते हैं यहाँ पर जाकर, यहाँ पर हमारी नदी मिल रही है, दैट इज इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में जाके ये सेटल होना शुरू करते हैं। अब इस सेटलमेंट को बोला जाता है काशी के आसपास बोल सकते हो, यहाँ पे सेटलमेंट उनका होना शुरू होता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि उस समय पे सिर्फ कुरु ट्राइब नहीं हुआ करते, और भी कई सारे ट्राइब्स होते थे। उनका आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पे पांचाल हमको मिलेगा। ठीक है, अब पांचाल हमारा फेमस है बरेली वाले एरिया में। ठीक है, पांचाल का जो एरिया बताया जाता है ये बरेली का। एक्चुअली देखो पांचाल क्या है ना, पांचाल एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था, उस व्यक्ति के नाम से ही इस रीजन का नाम पड़ता गया और इस ट्राइब का नाम पड़ता गया। तो पांचाल रीजन में हमको बरेली देखने को मिलता है, बदायूं देखने को मिलता है, फर्रुखाबाद देखने को मिलता है। और पांचाल बड़ा फेमस रहा है। क्यों फेमस रहा है? ड्यू टू दिस फिलोसफर किंग। इसके जो किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, ये बड़े कह सकते हो ज्ञानी ध्यानी टाइप के हुआ करते थे। तो फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से पांचाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो खोसला एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, खोसला। ठीक है, कुंती, अगर आपको कुंती याद हो, महाभारत जिसने भी देखा हो इन चीजों को पहचान पाता हूँ। मत्स्य, ठीक है, मद्र, आपको विंध्याचल पर्वत आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, विदर्भ, विदर्भ तो आज भी है, आंध्र आज भी है। कलिंग, अगर अशोक याद हो तो कलिंग यहाँ से देख लेना। वंग रीजन, अंग रीजन, अंगराज कर्ण बोले जाते थे, तो अंगराज कर्ण।
ठीक है, तो इस यहाँ के राजा बताए जाते थे। अंग है, वंग है, ठीक है, विधेय। और ये विधेय बड़ी फेमस जगह है, अब आपने नहीं सुनी होगी। तो विधेय आप ऐसे मान के चलिए, जो सीता जी थी, ठीक है, उनके पिताजी क्या नाम था, जनक। अब जनक कहाँ के राजा थे? तो आप बोलोगे सर वो तो मिथिला के राजा थे। मिथिला असल में राजधानी थी, ठीक है, राज्य का नाम था विधेय। विधेय की राजधानी थी मिथिला, और मिथिला नरेश या मिथिला के राजा हुआ करते थे जनक, उनकी पुत्री थी सीता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, मद्र आप ये देख सकते हैं, त्रिगत नरेश, बाकी ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने बी आर चोपड़ा का मुहावरा देख रखा है तो काफी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी ठीक है, ईस्टर्न की तरफ चलते हैं। इनका किंगडम ग्रो करना शुरू करता है। अब आप बोलोगे साहब ऋग्वैदिक पीरियड में किंगडम ग्रो नहीं हो रहा था, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में क्यों ग्रो हो रहा है? ऐसा क्या चेंज आ गया कि यहाँ पे किंगडम और लार्ज एम्पायर बनने शुरू हो जाते हैं? एम्पायर तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन पहले ट्राइबल सोसाइटी की बजाय अब ये सेटल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जमीन इनके लिए इंपॉर्टेंट होने लगती है। अब जमीन इंपॉर्टेंट इसलिए होने लगती है क्योंकि यहाँ पर ही एग्रीकल्चर इनके लिए मेन प्रोफेशन आ जाता है। पहले क्या था, पॉस्चरल इकोनॉमी होती थी, पॉस्चरल ट्राइब्स होते थे, ये नहीं सिर्फ ये दूध गाय भैंस इन पर ही अपना इनका चलता था, तो इसलिए गाय बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। लेटर ऑन जब ये आयरन की खोज होती है, ये हल बनाना सीखते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ना शुरू होती है। और ये मूव क्यों की, ईस्टर्न की तरफ मूव क्यों की? अगर ये यहाँ पर भाई ठीक है, आप यहाँ पे रुके हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको दुआब मिलेगा, और जो भी आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा वो नदियों के आसपास ही देखने को मिलेगा। यहाँ से आसपास कोई ना कोई नदी बह ही रही होगी। अब क्यों नदी की तरफ ही क्यों? देखो, नदी में क्या है कि जब दोआब रीजन बनता है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जगह, तो उसे हम बोलते हैं दोआब। अब क्या नदी की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्वेंट फ्लडिंग होती थी उस समय, एलुवियल सॉइल आती थी, काफ़ी फर्टाइल लैंड होता था, आप यहाँ पे खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से आप खेती कर सकते थे। और यहाँ पे फॉरेस्ट जो थे उन्हें काटना आसान हो जाता था। देखो मैं एक फोटो दिखाता हूँ, शायद आपको, ये ठीक है। अब क्योंकि ये नदी है, कभी सूख गई तो यहाँ पर आपको पूरा एक एरिया मिल गया इतना, जिसे आपको कट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज को आप देख सकते हो, तो इसलिए ज्यादातर सेटलमेंट हमको नदियों के किनारे ही देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, एग्रीकल्चर बढ़िया हो सकता था, फर्टाइल लैंड था। फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में नहीं जाना होता था, हमारे पास काफी कह सकते हो साफ सुथरी जगह मिल जाती थी सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किंगडम्स बनना शुरू होते हैं। इसलिए आप पौराणिक कथाओं में देखोगे तो ज्यादातर जो राज्य हैं, जो प्रदेश रहे हैं, वो नदियों के किनारे ही रहे हैं, चाहे वो अयोध्या रही हो, सरयू के किनारे रही हो, हस्तिनापुर रहा हो गंगा के किनारे, या कोई भी आप नाम ले लीजिए, नदी के किनारे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कारण रहा हमारा कि जो हमारे किंगडम्स थे, जो हमारे सेटलमेंट था, वो नदियों के आसपास रहा। ये धीरे धीरे ईस्टर्न की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अब कुरु और पांचाल के बाद, ये उस समय ऋग वैदिक पीरियड में सबसे बड़े ट्राइब माने जाते थे, कुरु है, पांचाल। धीरे धीरे करके इनका 7th बीसी में या 8th बीसी के आसपास इनका डिक्लाइन होना शुरू होता है, और नए किंगडम्स उभरना शुरू होते हैं, जिनमें खोसला, काशी, विदेह, ये उभरना शुरू होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एरिया बड़ा होता जा रहा है। जब एरिया बड़ा हो रहा है तो क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। पहले सिर्फ सप्त सिंधु रीजन तक सीमित थे, अब ये बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो आर्यवर्त, जहाँ पे आर्य आकर रहते थे स्टार्टिंग फेज में, दैट इज नॉर्थन इंडिया, देन मध्य देश, सेंट्रल इंडिया, देन दक्षिण पथ, सदर्न इंडिया। दक्षिण पथ बेसिकली आपका विद्यांचल पर्वत के नीचे वाला जो भी एरिया था, दैट इज विद्यांचल, और कह सकते हो दक्षिण पथ बोला जाता था। ठीक है, तो ये डेक्कन में गोदावरी नदी के आसपास ये सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है, विंध्याचल पर्वत पार करके। अब कुरु पांचाल एक बड़े किंगडम मैंने बताए थे जो थे उस समय पर, उनके एक बड़े राजा हुए हैं, दैट इज परीक्षक एंड जन्मजय। जन्मजय, ये परीक्षक की कहानी भी सुनी होगी आपने, अगर थोड़ा बहुत अगर याद हो तो, नहीं तो नहीं, समझ लो एक बड़े राजा हुए हैं कुरु में। अब परीक्षक कहीं ना कहीं लिंक करते हैं अर्जुन के साथ, अर्जुन के वंश में ही हमें परीक्षक देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और परीक्षित के, अच्छा ये छोटी सी कहानी ये है कि ठीक है, परीक्षित की आज्ञा के अनुसार या परीक्षित ने परमिशन दे दी थी कलयुग को कि ठीक है भाई कलयुग अब तुम यहाँ से शुरू हो सकते हो। ठीक है, तो परीक्षित इस कलयुग की शुरुआत के लिए जिम्मेदार कह सकते हो, यहाँ पे माने जा सकते हैं। ठीक है, पांचाल में कुछ रूलर हुए हैं जिनमें परहन जैवली, ये बड़े रूलर हुए हैं, नाम याद रख लेना कभी कभार पूछ ले तो। ठीक है, अब मगध, अंग, वंग, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहे थे। अब जो राजा थे, राजा का अलग अलग जगह पे नाम चेंज होता रहता है। मैंने आपको राजन का एक चीज बताई थी कि राजन क्यों बोला जाता है। तो राजा में रा और जन, ठीक है, राजन, तो जन है वो ट्राइब्स हैं, और उन ट्राइब्स की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर है उसे बोला जाता है राजन। ठीक है, तो यहाँ से राजन और फिर ये राजन ट्राइब चेंज होता है राजा में। तो अपने अपने लीडर का नाम यहाँ पे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग नाम से पुकारा जाता रहा। जैसे आप ये बोल सकते हो कि नॉर्दर्न रीजन में इसे विराट बोलने लगे, ईस्टर्न रीजन में इसे सम्राट बोलने लगे, ठीक है, सवर्त बोलने लगे। कई तरीके से इसके नाम चेंज होते रहे हैं। ठीक है, और कुछ रूलर अपने आप ग्रेट साबित करने के लिए सम्राट जैसी उपाधि ले लेते थे। ठीक है, या अलग उपाधि थी जैसे राज विश्व जनन, राज विश्व जनन, या अहिल भुवनपति, यानी पूरी दुनिया का, पूरे अर्थ का राजा, अहिल भुवनपति, इकरात, सम्राट, सोल रूलर, ये इस तरीके के टाइटल्स इन्होंने मिलना शुरू कर। अभी सम्राट जैसे टाइटल कैसे मिलते थे? अब ये मिलने के लिए आपको प्रूव करना होता था कि मैं इस धरती का सम्राट हूँ, या मैं अहिल भुवनपति हूँ, यानी मेरे सिवा इस धरती पर कोई और मेरे बराबर राजा नहीं है। इस तरीके के आपको प्रूव करने होते थे। प्रूव करने के लिए क्या रिचुअल्स होते थे, जिसमें फेमस रिचुअल्स हैं राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ये यज्ञ किए जाते थे राजा द्वारा। राजसूय यज्ञ में जो ब्राह्मण थे वो रिचुअल के जरिए एक सुप्रीम पावर कॉन्फर करते थे, सुप्रीम पावर देते कि ठीक है, ये जो राजसूय यज्ञ का मतलब ये हो गया कि जो राजा हैं ये डायरेक्ट मैसेंजर हैं भगवान के। अब कोई भगवान का मैसेंजर हो और तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। समझो कि राजा की जो अथॉरिटी है ये सुप्रीम रहे, राजा के ऑर्डर्स को कोई क्वेश्चन न कर सके, तो राजा को आम लोगों से अलग होना पड़ेगा। ठीक है, अब अलग होने के लिए कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आप बहुत अच्छे अगर लीडर हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छे योद्धा हैं देन इट विल वर्क। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है देन इट विल वर्क। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपके पास कोई चैलेंज करता है, आपको कोई चैलेंज करता है, या इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपको चैलेंज किया जाएगा। अब आप चैलेंज से बचना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होंगे, आपके जो आसपास जो प्रीस्ट आपने बैठा रखे हैं वो एक माहौल बनाएंगे कि भैया तो बहुत बड़े आदमी हैं, कल रात सपने में उन्हें सरस्वती माँ के दर्शन हुए, और क्योंकि उन्होंने सपने में सरस्वती माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, तो भैया ऐसा कर रहे हैं। अब क्यों भैया ऐसा कर रहे हैं कि सरस्वती माँ ने कहा और ये बात कृष्ण ने तुम्हें बताई, अब तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि भैया से कुछ बोलने की, भैया भगवान ने बोला है, क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती। अब ये हर बार की गई, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही बार ये जिस राजसूय यज्ञ में ही किया गया हो, तो हर बार की जाती है। जैसे जिले इलाही, ठीक है, एक टर्म चलता था, भगवान के मैसेंजर, भगवान के अवतार, भगवान की अथॉरिटी आप इंजॉय कर रहे हो, इस तरीके की चीजें चलती रही हैं। अगर क्रिश्चियनिटी में जाएं तो चर्च कॉन्फर करता है इस चीज़ों, ऐसी चीज़ों को कि राजा है, किंग कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, किंग इज द जस्टिस ऑफ फाउंटेन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमेशा से हर धर्म में, हर कह सकते हो सेटलमेंट में ये चीज़ें चलती रही हैं। तो ऐसे राजसूय यज्ञ होता था जहाँ पर एक यज्ञ के जरिए राजा को अथॉरिटी प्रोवाइड कराई जाती थी। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में बोला दिया जाता है भाई एक घोड़ा है, ठीक है, इस घोड़ा को बोल दिया कि भाई तुम जाओ घूमो, और जिस जिस जगह पर घोड़ा घूमेगा और उससे चैलेंज नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि ये जगह उस राजा को बिलोंग करती है, या राजा का उस जगह पर शासन है। जैसे सपोज करो कि कोई एक जगह है, ठीक है, और राजा यहाँ बैठा हुआ है, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ा और कहा कि तुम हर जगह जाओ, और इस घोड़े को हर जगह ले जाया जाता था।
सैनिकों द्वारा हर जगह ले जाया जाता था। तो जहाँ जहाँ से ये घोड़ा गुजर रहा है वो पूरी एक डिमार्केशन होता था राजा की अथॉरिटी का। राजा की अथॉरिटी यहाँ तक चलती है। जहाँ भी इसे चैलेंज किया जाता था वहां पर जो किंग था वो फाइट करता था। राजा फाइट करेगा और अपनी अथॉरिटी को स्टेब्लिश करेगा। अगर जीत गया तो फिर ये घोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर किसी अथॉरिटी किसी टेरिटरी में पहुंच गया और वहां दूसरा कोई राजा एग्जिस्ट करता है तो दो कंडीशन बनती है, या तो वो सबमिशन कर दे, ठीक है, जो इस राजा को अपना हेड मान ले, या वॉर करे। अब ऐसी चीजें आपने 2-3 बार देखी होंगी। जैसे रामायण में भी इस चीज का जिक्र मिलता है। जब लव कुश खेल रहे होते हैं तो एक घोड़ा वो देखते हैं और उस समय भगवान राम राजसूय यज्ञ कर रहे होते हैं तो उनके घोड़े को लव कुश रोक देते हैं और फिर फाइट करनी पड़ती है। देन भरत फाइट करते हैं, लक्ष्मण फाइट करते हैं, हनुमान जी फाइट करते हैं, फिर राम को स्वयं आना पड़ता है फाइट करने के लिए। ये एक प्रकरण आपको वहां भी देखने को मिलेगा। और प्रकरण आपको महाभारत में देखने को मिलेंगे। महाभारत में जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये उसमें भी 2-4 फाइटें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये पूरी यात्रा कंप्लीट होती है, हॉर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है और इससे एज ए प्रसाद के तौर पर वितरण कर दिया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ राजा की अथॉरिटी को स्टेब्लिश करने के लिए है। क्या होता है, कई सारे घोड़े हैं, ये रथ रथ बेसिकली बोल सकते हो कि रथ हैं, ठीक है। अब ये रथ क्या करेंगे, एक रेस लगवाई जाएगी, ठीक है, रेस लगवाई जाएगी और इस रेस को जो जीतेगा उसे हम मानेंगे कि भाई इसके पास कुछ पावर है, कुछ मतलब क्वालिटी है। और हमेशा ऐसा ही होगा कि राजा ही जीतेगा। तो राजा कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अपने वाले को ऊंचा दिखाने के लिए। तो घोड़े दौड़ा दिए, रथ दौड़ा दिए जिसमें राजा खुद रेस लगा रहा है। तुमने एक सीन देखा, वो डिक्टेटर मूवी है एक। हाँ, अब डिक्टेटर मूवी में क्या होता है कि डिक्टेटर है तो उसके यहाँ पे ओलंपिक होते नहीं है और वर्ल्ड उसे रिकॉग्नाइज करता नहीं, ओलंपिक में उसे इनवाइट किया नहीं जाता है उसकी कंट्री को। तो राजा क्या कर, वो डिक्टेटर क्या करता है कि अपने ही कंट्री में एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा लेता है और उस ओलंपिक में वो खुद ही पार्टिसिपेट करता है और एक रेस हो रही होती है। एक सीन है, मैं वीडियो में डाल दूंगा, उसे देखना। तो दौड़ते हैं सभी लोग, सब दौड़ रहे हैं। जो डिक्टेटर है उसके हाथ में गन है, जो भी उससे आगे निकलता है उसे गोली मार देता है। लास्ट में सभी जो एथलीट्स थे ये पीछे रहते हैं कि भाई कौन मरने जाए, और जो डिक्टेटर है यही रेस जीतता है। अकेले सारे मेडल्स इसी के पास आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जनता में ये चीज दिखाने के लिए कि देखो मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी पावर है, ठीक है। तो किंग्स की पावर और प्रेस्टीज को स्टेब्लिश करने के लिए ये चीजें रिचुअल्स किए जाते थे। इन तीनों ही रिचुअल्स को करने के लिए प्रीस्ट की बड़ी भूमिका होती थी। प्रीस्ट बड़े इस चीज को बढ़ चढ़कर करते थे। अब क्यों करते थे, जो भी प्रीस्ट राजसूय यज्ञ करवा रहा है उसे मिलती दक्षिणा, और दक्षिणा छोटी मोटी नहीं मिलती थी, बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती थी, काफी कुछ पैसा मिलता था, गायें मिलती थी। कई बार तो हमें ये भी इंसिडेंस देखने को मिला है कि उन्हें जमीन दी गई है या जो लैंड है वो एज ए गिफ्ट दिया गया है, दक्षिणा बोला जाता था। और जो इन यज्ञों को कराता था उन्हें यजमान बोला जाता था। तो यजमान और दक्षिणा वाला कॉन्सेप्ट वहां से डेवलप होना शुरू। चलिए खैर, इन लेटर वैदिक पॉपुलर असेंबली, ठीक है, जो हमने ऋग वैदिक पीरियड में 4 असेंबलीज की बात की थी उनमें से 2 असेंबलीज यहाँ पर डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, सभा और समिति। एक टाइम पर ये सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती थी और इनमें विमेंस पार्टिसिपेट करती थी। ये धीरे धीरे इनका कैरेक्टर चेंज होना शुरू होता है, ये डिसअपियर होना शुरू होती हैं। इवन जो विधाता है ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। विधाता तो वो है जिसमें विमेंस पार्टिसिपेट करती थी और राजा चुना जाता था। ये धीरे धीरे इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जो सेटलमेंट है ये मूव नहीं कर रहा। सेटलमेंट क्या है, ये मूव नहीं कर रहा, ये एक जगह स्टेगनेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, वॉर कम कर रहे हो, आपके पास एग्रीकल्चर है तो खाने पीने की कोई कमी है नहीं, एरिया
आयरन की वजह से आप एरिया को एक्सपेंड करते जा रहे हो, एक्सेस के थ्रू, अपने वेपन्स के थ्रू एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपके पास जगह भी है, ठीक है, और सरप्लस भी है फूड, तो आप पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे ये टाउन में डेवलप होना शुरू होते हैं, और यही लेटर वैदिक पीरियड में हमें पहली बार नगर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में अब जो सेटलमेंट है उन्हें नगर बोला जाने लगा है। ठीक है, तो नगर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। फिर जब ये नगर और बड़े बड़े होते चले जाते हैं तो फिर हमें एक और टर्म देखने को मिलता है, राष्ट्र का। ठीक है, जो राष्ट्र शब्द है वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी सेंस ऑफ लोकेलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है रिलेटेड टू द लैंड। इसलिए यहाँ पे राष्ट्र शब्द डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि सेटलमेंट बड़ा हो चुका है तो इसमें आप फ्रिक्वेंट इलेक्शन नहीं कर सकते, आप हर किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हो, राजा को बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ कंसल्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में राजा की पोजीशन है वो बन जाती है हेरिडिटरी, राजा हो जाता है पावरफुल, सेकंड मोस्ट पावरफुल होते हैं प्रीस्ट। ठीक है, और जो ये समिति जो बनी थी, जो असेंबलीज बनी थी, इनकी जो जरूरत है ये हो जाती है कम, एक तरीके से कह सकते हो खत्म सी हो जाती है। ठीक है, और अब राजा को एडवाइस चाहिए तो रिच नोबल्स हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं, प्रीस्ट हैं ये एडवाइस दे रहे हैं, ब्राह्मण्स हैं ये एडवाइस दे रहे हैं, राजा को आम जनता की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें डेवलप होने के बाद भी, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमें कोई स्टैंडिंग आर्मी देखने को नहीं मिलती है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब परमानेंट आर्मी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, राजा के पास अथॉरिटी है, पावर है, इन सब के बावजूद जब कभी वॉर होता है, जब कभी लड़ाई होती है, तो राजा, अब देखो आप कितना भी बड़े हो लोग, ठीक है, अल्टीमेटली आपको जनता के पास जाना ही होगा, चाहे वो आप राजा वाले सिस्टम में रहो, मोनार्की में रहो या आप डेमोक्रेसी में रहो। अब क्या है कि जो किंग है, राजा है, ये क्या करता है कि अपने जो साथी हैं, अपने जो लोग हैं, इनके साथ खाना खाता, खाना इसलिए खाता है कि ताकि सैनिक हैं, इनके अंदर एक सेंस डेवलप हो सके। ठीक है, इन्हें ये दिखा सके, देखो यार मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, और जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो मैं वॉर करने जा रहा हूँ, ये मेरा वॉर नहीं है, तुम्हारा वॉर भी है, तो हम दोनों सब भाई भाई हैं ना, हमारी तुम्हारी लड़ाई कुछ नहीं है, और हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अब ये ऐसा आजकल भी होता है, आपने कई सारे नेताओं को देखा होगा, ये जब इलेक्शन होते हैं तो दलितों के घर या गरीब लोगों के घर या आम जनता के घर जाके खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन है जो उस समय चल रहा था किंग के यहाँ, तो वो आज भी चल रहा है कि कभी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, कभी अमित शाह जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, खाना खा रहे हैं जाके, कभी बंगाल में खा रहे हैं, कभी बिहार में खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने वाला जो प्रकरण है ये वहां से कनेक्ट करिए, आज कुछ नया नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है। सॉरी, आ गए, तो ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो कि ये खाना खा रहे हैं साहब, ताकि, अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जो खाना खाने वाली प्रथा है ये उस समय चल रही थी, तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे तुमने नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा, तो जहाँ ये जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर ये साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ की कोई ना कोई, जैसे नमस्ते भी अगर बोल रहे हो तो वो भी साउथ में बोलेंगे, ताकि वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपको किसी को कनेक्ट करना है तो उसकी लोकल लैंग्वेज में बात करनी होगी, उसके लोकल व्यवहार जो तौर तरीके हैं उन्हें समझना होगा, उन्हें अप्लाई करना होगा। अब जैसे एक इंसिडेंट समझो, जब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया में आए तो उन्होंने नमस्ते इंडिया बोला, नमस्ते शब्द का इस्तेमाल किया, हम तुरंत कनेक्ट करें, यार ये अंग्रेज आदमी, ये अमेरिकन आदमी नमस्ते बोल रहा है। ठीक है, इसलिए लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर, अगर किसी से कनेक्ट करना है, इसलिए अच्छा नेता वही माना जाता है जिस एरिया में जाए वहाँ के कल्चर में बिल्कुल घुल मिल जाए। तो कभी अगर बंगाल में इलेक्शन होता है तो मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कभी पंजाब में इलेक्शन होता है तो पगड़ी बांध लेते हैं। ठीक है, कभी कर्नाटक में इलेक्शन चलता है तो लुंगी पहन लेते हैं। दैट इज द रीजन, समझे। तो ये जो नेता आज हमारे करते हैं ये कुछ नया नहीं करते, मगर उन, तुमने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये सब चीज़ों को कनेक्ट करोगे, यार ये क्यों कर रहा है। ठीक है,
प्रैक्टिकल लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करो। उस समय की सोसाइटी पर नजर डाल लेते हैं, सोसाइटी कैसी थी। तो जो 4 डिवीजन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये फुली डेवलप हो गए थे। ऋग वैदिक में सिर्फ 3 डेवलप हुए थे, लेकिन लेटर वैदिक में ये 4 और डेवलप हो गए थे। इवन हम ये बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से ही शूद्रों को के साथ जो पार्शियलिटी है वो स्टार्ट हो गई थी। कैसे हो गई थी? एक उपनयन संस्कार है, उपनयन चीज होती है, मतलब एक जो तुमने देखा वो सेक्रेट जो थ्रेड होता है, धागा होता है, जो कई लोग अपना डाले हुए होते हैं, ठीक है, कंधे से, तो वाइट कलर का देखा होगा। तो ये जो उपनयन है, ये जो धागा है, जो थ्रेड है, ये सिर्फ 3 वर्ण ही डाल सकते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। सिर्फ ये 3 ही लोगों को अलाउ था, शूद्रों को ये अलाउ नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे शूद्रों के साथ अ, जो व्यवहार है वो बदलना शुरू हो जाता है। डिसेबिलिटी एक तरीके से एनफोर्स करनी शुरू हो जाती है शूद्रों को। तो इससे पहले जो भी वर्ण डिसाइड होते थे वो कर्म से हो रहे थे, अब यहाँ पर धीरे धीरे ये हेरिडिटरी होते जा रहे हैं, थोड़े से रिजिड होते जा रहे हैं। और शूद्रों को कुछ जगह पर अलाउ हैं, कुछ जगह पर अलाउ नहीं है। धीरे धीरे आगे चल के अभी देखना, ध्यान रखना, शूद्र अभी यहाँ पर अनटचेबल नहीं है, अनटचेबिलिटी बहुत बाद में आती है, लेकिन लिमिटेशंस यहाँ से लगना शुरू हो जाती है। और लिमिटेशंस सिर्फ शूद्रों पे नहीं लग रही थी, ठीक है, लिमिटेशंस यहाँ पर विमेंस पर भी लगनी शुरू हो जाती है। विमेंस पहले अप्रोक्सीमेटली ऋग्वैदिक पीरियड में इक्वल समझी जाती थी, लगभग इक्वल समझी जाती थी। अब वो धीरे धीरे करके उन्हें डाउनग्रेड किया जा रहा है, उन्हें सबॉर्डिनेट बनाया जा रहा है मैन के, इंफीरियर और सबॉर्डिनेट टू मैन कंसीडर किया जा रहा है। इवन अब यहाँ पे हमें सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो दैट इज अ शिफ्ट फ्रॉम द ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। तो पहले वाली सोसाइटी में इस सोसाइटी में क्या अंतर आ रहा है देखते चल रहे हैं। पहले सती प्रथा नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, अब है, ठीक है। अत्रे ब्राह्मण तो ये तक कहते हैं कि भाई जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर कंसीडर की जाती थी सोर्स ऑफ मिजरी, यानी अगर किसी के घर में कन्या पैदा हुई है तो उसके घर में मातम सा हो जाता था, और यहाँ पे चाइल्ड जो मेल सुप्रीमेसी है उसे बढ़ावा मिलता था। तो जो डिजायर थी कि भाई ठीक है, विमेंस की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, ये मेंस की जरूरत है। अब क्यों जरूरत थी इसको भी समझो, क्योंकि अब हम हो गए थे सेटल्ड, जमीन पकड़ ली थी। अब इस जमीन को बचाना है और जमीन को एक्सपेंड करना है। जमीन को बचाने के लिए चाहिए हमें वॉरियर्स। पहले हमें वॉरियर्स की जरूरत नहीं होती थी इतनी, ठीक, अब हमें चाहिए वॉरियर्स लड़ाई के लिए, ठीक है। दूसरे की जमीन पे कब्जा करना है तब भी हमें लड़ाई के लिए लोग चाहिए। किसी की गाय भैंस छीन के लानी है उसके लिए भी वॉरियर चाहिए। तो यहाँ पर जो पहले पास्चुरल इकोनॉमी थी जिसमें विमेंस का काफ़ी हद तक योगदान था, क्योंकि जो गाय का दूध निकालते थे, तो जो लड़कियां थी, जो डॉटर्स थी, उन्हें धुतरी बोला जाता था। अब वहां से वो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। कह सकते हो कि वॉरियर्स का एरा यहाँ से शुरू होता है। जब आप देखोगे कि जो महाभारत शुरू होता है तो महाभारत में आपको ज़्यादातर योगदान मेल डोमिनेंस ही रहेगा, ठीक है। तो जितने भी वॉरियर हैं सारे मेल्स रहेंगे। सब कुछ जो ये है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ ही अराउंड ही रिवॉल्व करता है पूरा चीज, ठीक है। अब गोत्र जैसे इंस्टीट्यूशन अपेयर होना शुरू हो गए थे। गोत्र क्या थे? गोत्र बेसिकली ऐसा समझो कि जो पहले ट्राइब होते थे तो ट्राइब्स क्या करते थे कि एक ट्राइब एक एरिया डिफाइन कर लेता था कि ठीक है, यहाँ पर पूरे ट्राइब की गाय भैंस बनेंगी। उस समय भैंसें नहीं होती थी, गाय होती थी, ठीक है। तो अगर किसी बाड़े में सिर्फ ये एक ट्राइब की गाय बन रही हैं और सभी लोग यहीं से दूध पी रहे हैं, तो ये पूरा जो ट्राइब है ना, ये गोत्र माना जाता था, क्योंकि सब एक ही गाय के एक ही, अच्छा गोत्र बेसिकली ये जो बाड़ा है इसे बोला जाता था। गोत्र बेसिकली बाड़ा है इसे बोला जाता था, जहाँ पे भैंसें बनती थी, गाय बनती थी, ठीक है। तो इसे गोत्र बोला जाता था। अब गोत्र इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? गोत्र इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि एक गोत्र की कन्या सेम गोत्र के पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकती। यानी
आपको अगर शादी करनी है तो आप डिफरेंट गोत्र के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर आप सेम गोत्र के हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने सेम जो गाय है उसका दूध पिया होगा। ठीक है, और क्योंकि गाय को उस समय माता माना जाता था। ठीक है, तो अगर आप सेम माता का दूध पी रहे हैं तो फिर आप आपस में भाई बहन हो गए, तो भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। इसलिए आपको अलग होना पड़ेगा, अलग गोत्र का होना पड़ेगा। तो गोत्र वाला इंस्टीट्यूशन डोमिनेंट हो जाता है यहाँ पर लेटर बिग वैदिक पीरियड। और गोत्र के नाम भी दिए जाते हैं, नाम बड़े फेमस रहे हैं। जैसे कश्यप, अब ये ऋषि रहे हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े ऋषि रहे हैं। इनके नाम पर ही गोत्र पड़ते गए, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, भृगु, ये महान ऋषि माने गए हैं, उनके नाम पर ही गोत्र पड़ते चले गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जैसे ये शूद्र हैं, इन्हें एजुकेशन से भी डिवाइड कर दिया गया था। यानी ये गुरुकुल में नहीं जा सकते थे, ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो इनके पास एक और डिसेबिलिटी इम्पोज कर दी गई। उस समय की इकोनॉमी कैसे चल रही थी? तो एग्रीकल्चर मेन था। ठीक है, तो अच्छा, प्लोइंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन क्रोशिया। देखो, उस समय लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की जानकारी तो थी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ। आयरन का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में शुरू होता है ड्यूरिंग द 7th और 6th सेंचुरी। 7th और 6th सेंचुरी में बड़ी मात्रा में इसका उपयोग होना शुरू होता है। हाँ, जो भी खेती हो रही थी तो वो कॉपर के प्लो हुआ करते थे, आयरन के होते थे, या लकड़ी के होते थे। इन तीनों की मदद से खेती बाड़ी चल रही थी। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोफेशन नया था, खेती करना, इसे इस प्रोफेशन को अपनाने में जो राजा होते थे वो हेजिटेट नहीं करते। इवन वो तक खेती करने के लिए उतर आते थे। ठीक है, हल चलाने के लिए उतर आते थे। इवन आप ये देख सकते हो, हलधर, जो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, उन्हें हलधर बोला गया। ठीक है, जब विदेह में, जब मिथिला में बारिश नहीं हो रही थी तो किसी ने कहा जनक से कि भाई ऐसा है कि अगर राजा हल चलाएंगे तो बारिश होगी। तो जब राजा ने हल चलाया तो एक मटके में से सीता जी मिली थी। तो जनक के साथ भी इसका प्रावधान हमको देखने को मिलता है, कुछ कड़ियाँ जुड़ी मिलती हैं। बलराम के साथ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब राजा ये काम कर सकता है तो ये एक कैसे प्राउड प्रोफेशन माना जाता था कि भाई खेती चल रही है, खेती कर रहा है। लेकिन जब ये एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हो जाता है तो फिर राजाओं को लगता है कि ठीक है, ये तो सब कर लेंगे, अब हम नहीं कर रहे। ठीक है, फिर अपन वर्ण, जो अपन वर्ण के लोग थे, ये एग्रीकल्चर से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक टाइम पर बिल्कुल ही हाथ लगाना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये शतपथ ब्राह्मण फ्लोइंग रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं। उस समय मेजर फूड्स इनके क्या थे? राइस, बार्ले, व्हीट। इससे पहले क्या हुआ करते? इससे पहले ये मेजरली बिलोंग कर डिपेंड रहते थे मिल्क पर। जो पास्चुरल इकोनॉमी, मिल्क पर डिपेंड रहेगी, मिल्क इनके लिए सब कुछ होता था। ठीक है, अब क्या है, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए। तो अब इनके लिए स्टेपल फूड क्या हो गए? व्हीट, राइस, बार्ले। इवन राइस का जो एग्जाम्पल है, या राइस का जो हमें एविडेंस है, एक जगह से मिलता है, जिसे हम बोलते हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अब ये हमें एटा में मिलता है, और एटा उत्तर प्रदेश में हमें इसका एविडेंस देखने को मिलता है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, बाकी हाँ, एक और चीज, अब क्योंकि मिल्क को आप बहुत लंबे दूरी तक नहीं ले जा सकते, समझना, मिल्क को आप बहुत लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते, आप बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, उस समय फ्रिज नहीं होते थे। तो अगर आपने दूध निकाला है तो विद इन 2 और 3 आवर्स आपको कंज्यूम करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे गर्म कर सकते हो तो थोड़ा 7-8 घंटे, 10 घंटे तक वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं कर। तो क्योंकि अब आप इस मिल्क को बहुत दूरी तक नहीं ले जा सकते, तो इसमें ट्रेड करना संभव नहीं था। तो इसलिए ऋग वैदिक टाइम में ट्रेड नेग्लिजिबल था ही नहीं लगभग।
अब क्योंकि जो भी आप व्यापार कर रहे हो वो आप ट्रैवल में ही कर रहे हो, अपने लोकल एरिया में ही कर रहे हो, तो यहाँ पर जब ट्रेड ही नहीं कर रहे हो तो फिर आपको कॉइन्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बार्टर सिस्टम का ही इस्तेमाल करते रहे। यहाँ पे समझो, अगर हम ये बोल दें कि ऋग वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी किस तरीके से चेंज होती है, तो ऋग वैदिक पीरियड में हम ट्रेड नहीं था। ठीक है, ट्रेड लगभग ना के बराबर था। लेटर वैदिक पीरियड में ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि व्हीट, राइस, बार्ले इन्हें आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो, इन्हें आप एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह तक बेच सकते हो। ठीक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। और लेटर वैदिक फेज में अप्रोक्सीमेटली 6th BC में और 7th BC में, ठीक है, 6th BC और 7th BC के आसपास ये काफी फ्लरिश करना भी शुरू होता है। और यही एक कारण था कि जब आपके पास सरप्लस होता है तो आप ट्रेड करते हो, जब ट्रेड करते हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो फिर आप जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की तरफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो, जो कि हम अगली वाली क्लास में महाजनपद का जिक्र करेंगे। यही कारण था कि महाजनपद डेवलप होना शुरू हो, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होना शुरू हो। अब क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में ट्रेड ज्यादा था नहीं, तो यहाँ पर आप बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा देखोगे। लेटर वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और यहाँ पे कॉइन सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, चीजों को क्वांटिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये इकोनॉमी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। चलिए, बाकी आयरन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बाकी अच्छा, आयरन को एक और नाम से जाना जाता था, श्याम अयस्क या श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क। देखो, लोहा थोड़ा सा काले कलर का होता है तो उसे कृष्ण बोला जाता था, सांवला यानी कृष्ण या श्याम वर्ण। तो आयरन है, इससे हम बोलते थे श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क। और लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि उस समय के लोग कई तरीके के मेटल से वाकिफ थे। देखो, गोल्ड से ऑलरेडी वाकिफ थे, क्योंकि ऋग वैदिक में निष्क नाम से हम ये पढ़ चुके हैं। कॉपर से ऑलरेडी वाकिफ थे, लेड, सिल्वर, ठीक है, टिन, इन सब से, ब्रॉन्ज से, इनसे भी वाकिफ थे ये सब लोग। इकोनॉमी उस समय चल रही थी वीविंग पर, वीविंग और वीमेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। तो वीविंग एक बड़ी इकोनॉमी थी। अच्छा, एक और नया प्रोफेशन डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं रथकर। ठीक है, अब क्योंकि चैरियट्स बनाना, लड़ाई के लिए रथ बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, तो यहाँ पे रथकर जैसा प्रोफेशन डेवलप होना शुरू। अब रथकर की जो कह सकते हो कि पोजीशन है, ये शूद्रों से ऊपर रखी जाती थी और वैश्यों से नीचे रखी जाती थी। यानी शूद्र और वैश्य के बीच में कहीं पर ये एग्जिस्ट करते थे। तो ठीक है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में अच्छा और भी कई सारे प्रोफेशंस डेवलप होने शुरू होते हैं, जैसे कारपेंटर्स, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, वीविंग, ये जो प्रोफेशन ये डेवलप होना शुरू होते हैं। अच्छा, उस समय की जो पॉटरी थी, उस समय के जो बर्तन हुआ करते थे, वो भी अपने आप में विचित्र हुआ करते थे। क्यों होते थे? तो चार तरह की पॉटरी हमको देखने को मिल जाती है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिपवेयर एंड पेंटेड ग्रेवेयर। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में हमको देखी है वेस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, रेड वेयर। ठीक है, तो अच्छा, PTGW अब ये कैसी होती है एक बात समझ लो। जो पेंटेड ग्रेवेयर है, ये हमको इस एरिया में, यानी हस्तिनापुर वाले एरिया में और ये पांचाल वाले एरिया में, इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये ज़्यादा देखने को मिलती है PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। ये होता है पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर कुछ इस तरीके का होता है, कुछ रेड भी है, कुछ ब्लैक का भी को देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी नगर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो तैत्रीय अरण्य का अच्छा क्वेश्चन ये पूछ ले कि नगर शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ है पहली बार, तो तैत्रीय अरण्यक में, याद रख लेना कि तैत्रीय अरण्यक में पहली बार नगर शब्द का इस्तेमाल होना शुरू होता है। ऋग वैदिक पीरियड में कोई भी टैक्स कलेक्शन जैसी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी जुडिशियल सिस्टम जैसी व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया गया था।
लेटर वैदिक टेक्स्ट में टैक्स कलेक्शन के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया जिसको नाम दिया गया संग्रहित्री, यानी जो संग्रह करता है उसे, संग्रह मतलब कलेक्ट, संग्रह कह सकते हो कि रख रखाव तरीके से, जो रख रखाव करता है उसे संग्रह बोलते हैं। संग्रह करना से बोला गया संग्रहित्री, जो टैक्स कलेक्ट करता है। तो पहली बार हमें टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बोला जाता था जो वैश्य थे ये सबसे ज्यादा टैक्स किया करते थे, व्यापार व्यापार यही करेंगे, पैसा इनके पास था तो ये टैक्स देते थे। ब्राह्मण टैक्स नहीं देते थे। क्षत्रिय क्योंकि लड़ाई करते थे तो मतलब जो प्रोटेक्शन का काम है वो करते थे, तो वो भी टैक्स नहीं देते थे। शूद्रों के पास ऑलरेडी कुछ था नहीं तो क्यों दे सकें, तो वैश्य मेनली माने जाते थे कि भाई ये टैक्स दिया करते थे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि वो ट्रेड हमारी स्टार्ट हो गई थी, और ट्रेड हमारी इतनी तरीके से फ्लरिश होती है कि हम इंडिया के साथ साथ जो मेसोपोटेमियन सभ्यता है उस समय की, यानी ईरान वाली सभ्यता, अभी का जो ईरान है उस समय पर पहले सभ्यता चलती थी, हम बोलते थे मेसोपोटेमियन सभ्यता। ठीक है, उस सभ्यता में एक बड़ा शहर हुआ है बेबीलोन। ठीक है, एक बहुत बड़ा शहर हुआ है, जैसे हमारे हड़प्पा हुआ है, ठीक है, मोहनजोदारो हुआ है, वैसे ही वहां पर बेबीलोन हुई हुआ है। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमारे इंडिया से ट्रेड होता था बेबीलोन की तरफ। तो जो मर्चेंट बेबीलोन से ट्रेड करते थे तो बेबीलोन के नाम पर ना उनका नाम पड़ गया बनिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनिया क्लास का इमरजेंस होता है। तो जो मर्चेंट हैं जो इंडिया से बेबीलोन में ट्रेड कर रहे हैं, बेबीलोन से इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें बनिया बोला जाने लगा। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि चीजें डेवलप होना शुरू होती है। ठीक है, रिलीजन की अगर हम बेसिक बात करें तो देखो रिलीजन में बहुत ज़्यादा अंतर चेंज नहीं हुए थे, तो मोटा माटी चेंजेस थे वो मैं बता ही चुका हूँ कि ऋग वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था। बाकी जो लेटर वैदिक पीरियड में बाकी तीन जो वेद बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, लिखे नहीं कम बने उस समय ओरिजिनेट हुए। ठीक है, ये उस समय ओरिजिनेट होते हैं, बाद में जाके ओरिजिनेट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो भी हमें उस समय के एविडेंस मिल पाते हैं वो महाभारत जैसे टेक्स्टों से मिल पाते हैं। अब महाभारत के टेक्स्ट भी उतने ज़्यादा कह सकते हो ऑथेंटिकेट नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि महाभारत हुआ 1950 में, 950 में था, लेकिन इसको लिखा गया था 3rd AD में, 3 AD में जाके कॉपी और कलम से लिखा गया था। ठीक है, तो तब तक ये महाभारत एक जनरेशन से जनरेशन ओरली ट्रांसफर होते आए थे, तो इसलिए भी उस समय के टेक्स्ट ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं मान पाते हैं हम। इसलिए महाभारत की जो सभ्यता थी, जब महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके एविडेंस बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं देखने को मिलते। ठीक है, जो ऋग वैदिक टाइम में पूजा होती थी, पूजा पाठ होते थे, वो होते थे हमारे नेचुरल फोर्सेस के, नेचर के। जो नेचुरल फोर्सेस हैं इनकी पूजा होती थी, जैसे सन, इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, इनकी पूजा होती थी। ऋग लेटर लेटर वैदिक पीरियड में ये जो गॉड थे इनकी पूजा होनी बंद हो जाती है कि भैया इनकी जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? तो जो त्रिदेव हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों इंपोर्टेंस अचानक से बढ़ जाती है, ये लाइमलाइट में आ जाते हैं। ठीक है, महेश यानी रुद्र, शिव शंकर। हालांकि रुद्र भगवान का जिक्र ऋग्वैदिक टाइम में भी मिलता है, लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। बाद में जाके इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इनसे कोई क्या मांगेगा? इनसे मांगा जाता था मोक्ष। ठीक है, घर की जरूरतें पूरी हो गई, अब हमें चाहिए मोक्ष। इसलिए ये भगवान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं। रिचुअल्स डोमिनेट होते जाते हैं। पहले सिर्फ पूजा होती थी ओकेजन बेसिस पर कि ठीक है आज हम पूजा कर रहे हैं, और हम इंडिविजुअल पूजा नहीं होती थी, कलेक्टिव पूजा होती थी। और उस समय के जो राजन होते थे या ट्राइब चीफ होते थे वो इस पूजा को परफॉर्म किया करते थे। और उस समय पर रिचुअल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मंत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। ठीक है, जो क्रिया कांड हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, सिर्फ पूजा एक डिवोशन इंपॉर्टेंट होता था। लेटर वैदिक फेस में डिवोशन गया भाड़ में, ब्राह्मण को बैठाओ,
अब ब्राह्मण बताएगा कि साहब पहले जल चढ़ाओ, फिर अग्नि जलाओ, फिर ये करो वो करो, यानी जो क्रियाकांड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, रिचुअल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, प्रीस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बार बार ब्राह्मण से शब्द लिखा है, ये समझना, जो प्रीस्ट थे, जो पूजा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अब इन प्रीस्ट में से 16 कह सकते हो कि 16 कास्ट डेवलप होती हैं, या 16 टाइप के प्रीस्ट हमको देखने को मिलते हैं। इन 16 टाइप के प्रीस्ट में ब्राह्मण एक टाइप के प्रीस्ट होते थे, समझना, 16 टाइप के प्रीस्ट हैं, 16 टाइप के प्रीस्ट में से ब्राह्मण एक टाइप के प्रीस्ट होते थे। तो पहले सिर्फ ब्राह्मण, ऋग्वैदिक पीरियड में प्रीस्ट का दबदबा होता था, जिनमें साधु संत भी आ जाते थे, ठीक है, ब्राह्मण भी आ जाते थे, या कोई और है गुरु हैं वो भी आ जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में प्रीस्ट हो जाते हैं साइड में, सारे सब लोग साइड में हो जाते हैं, मेन हो जाते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो हैं ये पूरे को डोमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, और बिना ब्राह्मण के राजा कुछ करता नहीं है। अब क्योंकि अथर्ववेद पढ़ोगे, यजुर्वेद पढ़ोगे, ठीक है, इनमें ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों की बात की गई है, रिचुअल्स की बात की गई है। सामवेद में आपको इनके जो मंत्र है, इनके गायन की बात की गई है, यानी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती रही, ब्राह्मण से इंपॉर्टेंट होते गए। लेटर ऑन जब 6 BC आया तो लोग हो गए फ्रस्ट्रेट। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स जिंदा रहते थे दक्षिणा पर, और दक्षिणा इन्हें चाहिए होती थी बहुत बड़ी बड़ी। नहीं? कुछ जगह एविडेंस ये भी मिलता है कि राजा पूरा अपना राज्य दान कर देते थे, पूरा पूरा राज्य दान कर दिया। तो ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर डेवलप होते हैं उपनिषद। उपनिषद ये बोलते हैं कि देखो रिचुअल फिचुअल कुछ नहीं होता, जो मेन चीज़ है वो है आत्म और ब्रह्म, आत्म और ब्रह्म, ठीक है, यही चीज मेन है, आत्मा को ब्रह्म से मिलाना। ब्रह्म मतलब वो अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट पावर जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, ठीक है। इन पर जोर दिया जाने लगा उपनिषद में, और इन्होंने रिचुअल्स को कंडेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा रिचुअल्स जरूर नहीं है तो रिचुअल्स खत्म करो, और रिचुअल्स की खत्म करने की बात जब आती है तो फिर जो ब्राह्मण्स थे वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि भैया रिचुअल्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें दक्षिणा कौन देगा। जब आदमी खुद ही पूजा कर लेगा, खुद ही यज्ञ कर लेगा, खुद ही सब काम कर लेगा, तो फिर हमारा काम क्या रहा। फिर तुम देखोगे लास्ट आगे चल के कि ब्राह्मण बाद में और जो रिलीजियस चीजें चली आ रही हैं उनमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, चाहे वो आपके अरण्यक हो, उपनिषद हो, ठीक है, या और भी लेटर जो टेक्स्ट डेवलप हुए, ये सब क्रिटिसाइज करते हैं ब्राह्मणिक रिलीजन को। और इसी के रिस्पॉन्स में हमें आगे चल के देखने को मिलता है कि जो लोग ब्राह्मणों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो एक नई फिलॉसफी डेवलप करते हैं। फिर वो नई फिलॉसफीज बुद्ध, जैन, ठीक है, ये डेवलप होनी शुरू होती है। चलिए इन्हें हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल समरीज देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं ऋग्वैदिक में और लेटर वैदिक में, ठीक है। ऋग्वैदिक क्या थी, पास्टरल इकोनॉमी थी या पास्टरल सोसाइटी थी। ये क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, काव, इनके लिए इंपॉर्टेंट है काव प्लस लैंड। लड़ाई किसके लिए होगी, गाय के लिए, यहाँ लड़ाई होगी जमीन के लिए, मोस्टली जमीन के लिए। काव सेकेंडरी है, मेन है लैंड, ठीक है। यहाँ है ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ हमको मिलती है जनपद इकोनॉमी, या कह सकते हो सेटल्ड इकोनॉमी, ठीक है। ट्राइबल इकोनॉमी, यहाँ जनपद इकोनॉमी। ऋग्वैदिक सोसाइटी पूरी हमारी स्टेब्लिश होती है नियर द इंडस वैली और इंडस रिवर, ये होती है नियर द गंगा, ठीक है, नियर द गंगा यमुना, और ये या गंगा ट्रिब्यूटरीज के आसपास हमें ये डेवलप देखने को मिलती है। इन्हें आयरन के बारे में पता था, आयरन वॉज नोन, ये आयरन का यूज कर रहे थे, ठीक है, ये आयरन को यूज कर रहे थे। और आयरन के एविडेंस हमको मिलते हैं, ये आयरन शब्द को जो हमको देखने को मिलता है
तो एक रीजन है धारवाड़ रीजन, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ये कर्नाटक में है। वहाँ पर हमें आयरन के एविडेंस देखने को मिले उस टाइम पीरियड के। फिर हमें एविडेंस गांधार में भी देखने को मिलते हैं सेम टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर हमें एविडेंस बाद में चल के हमें एविडेंस वेस्टर्न यूपी में भी देखने को मिलते हैं आयरन के टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऋग्वैदिक पीरियड में जो क्लैन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्लैन है वो इंपॉर्टेंट होता है, ट्राइब है वो इंपॉर्टेंट है। लेटर वैदिक पीरियड में राष्ट्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये राष्ट्र के पीछे लड़ाई भी करेंगे। ऋग्वैदिक पीरियड में मेन कमोडिटी क्या है? मिल्क है। लेटर में व्हीट, ये मेन कमोडिटी है। गॉड्स चेंज होते हैं, यहाँ पे नेचर गॉड हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और रिचुअल गॉड हैं वो उनका डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, लिंक दोनों के बीच में करके चलना है, ठीक है। अब हमारी पूरी जो सोसाइटी है वो तैयार हो चुकी है सेकंड फेज डेवलपमेंट के लिए, यानी जहाँ से डेवलप होते हैं बुद्ध, महावीर, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये डेवलप होते हैं। यहाँ तक अब हम आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे हम महाजनपद की ओर, और महाजनपद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। अगर ये वीडियो